फेयरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो भाजपा को चुनौती देते दिख रही हैं। देखिए क्या कहती हैं अलका लांबा जी। भी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अभी लगभग पिछले 4 महीने में 27 राज्यों का दौरा करके आज मुंबई पहुंची हूं और मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूं कि कहीं पर भी भाजपा की, मोदी की कोई लहर नहीं है। 400 पार का दावा खोखला साबित हो रहा है। सच्चाई ये है कि भाजपा 200 सीटों से कम पर निपटकर खत्म होने जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी के भाषणों से साबित हो रहा है। आज़ादी से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री आए, लेकिन जिस तरह के भाषण और भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, वो दिखाती है कि प्रधानमंत्री जी अपने सामने आती हुई हार को देखकर बौखला गए हैं। पहले चरण के चुनाव पर लोगों के खाने पर टिप्पणियां की और पहले चरण में तमिलनाडु और पौंडीचेरी की 40 सीटों का चुनाव था। कोई मच्छी खाता है, इससे प्रधानमंत्री जी की भावनाएं आहत होती हैं। और पूरा दक्षिण भारत का चुनाव हुआ, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया और आज चौथे चरण में हमारा जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मतदान हो रहा है। तो पहले चरण में कोई क्या खाता है, इस पे टिप्पणी गई। फिर आगे बढ़े तो मां से महंगाई नहीं, मां से मंगलसूत्र खतरे में है, इसका डर दिखाया गया। बहनों को यह कहा गया भाषणों में, तुम्हारा सोना कांग्रेस बेच डालेगी, ऐसी भाषा और भाषण। उसके बाद यहां तक कहा गया कि आप जो है कांग्रेस मटन खाने के मजे ले रही है। उसके बाद गुजरात में गुजराती भाषा में कहा कि कांग्रेस आई तो तुम्हारी 2 भैंस में से 1 भैंस खोल के ले जाएगी। ये भाषण 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री, जो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरकारें उनकी चल रही है और देश में डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, इस तरह की भाषा। और आते आते अपने पूंजीपति मित्र, जिनके ऊपर उनकी जबान सिली हुई थी 10 साल तक, अडानी और अंबानी, उस पर भी कह गए। और यहां तक कह गए कि देश का, मोदी जी आपने नोटबंदी की थी ना, यही कह के कि काला धन आएगा, कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी। 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी चुनावी मंच से ऐलान करते हैं कि अडानी अंबानी के पास काला धन है, कैश है, ट्रकों में, टेम्पो में भर भर के वो धन कांग्रेस को दिया जा रहा है। उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं और कांग्रेस मोर्चा संभालती है। प्रधानमंत्री जी के भाषण के तुरंत बाद श्री राहुल गांधी जी ने अपनी चुनावी सभा से समय निकालकर फटाफट वीडियो रिलीज किया और कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग चुनौती देते हैं। प्रधानमंत्री हैं वो, हल्के में नहीं लीजिए उनके बयान को। अडानी अंबानी के पास काला धन है, बोरे भर भर के, टेम्पो भर भर के है, तुरंत कार्रवाई करिए और पकड़िए उसे। तो ये सब देश में चल रहा है। अभी हमारे पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत पी शाह जी, हिंदू के बहुत बड़े सीनियर पत्रकार मिस्टर एन राम ने लिखित में पत्र लिखा कि श्री राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री जी को मुद्दों पर डिबेट और चर्चा करनी चाहिए। श्री राहुल गांधी जी ने पत्र को ट्वीट किया है पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कि वो इस पहल का स्वागत करते हैं कि इंडिया अलायंस की तरफ से श्री राहुल गांधी जी और एनडीए के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुद्दों पर आए और एक डिबेट और एक चर्चा करें। राहुल गांधी जी ने निमंत्रण स्वीकार लिया है। अब प्रधानमंत्री जी, आपका इंतजार है कि आप आगे आकर इस चर्चा को स्वीकार करते हैं, डिबेट को, जो सार्वजनिक होगी, पब्लिक के मुद्दों पर होगी। एक तरफ आपके 10 साल का कार्यकाल होगा, जिसे आज देश की जनता 10 साल कुशासन के, तानाशाही के और अन्याय काल के तौर पर देख रही है। और वहीं पर वो राहुल गांधी बैठे होंगे डिबेट और चर्चा में, जिनकी 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की यात्रा में न्याय पत्र बनता है और वही न्याय पत्र हमारा घोषणा पत्र है। 5 न्याय, 25 गारंटी, 5 न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय। नारी न्याय
महंगाई की मार झेल रही है। मां से महंगाई नहीं, मां से मंगलसूत्र का डर दिखा रहे हैं। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी महंगाई को लेकर आपने 10 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की। पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस के सिलेंडर हो, खाने के सामान हो, सब महंगे हैं। और मेरी बहनों ने बताया है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, आदमी के पास काम कमाई नहीं, कर्ज है, हताश निराश होता है, हाथ उठाता है। और मेरी बहनें घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, मात्र एक महंगाई और बेरोजगारी के कारण महिलाएं से शिकार हो रही हैं। हम लोगों का नारी न्याय में, महालक्ष्मी योजना में हमने वायदा किया है न्याय में कि हर गरीब परिवार की एक महिला को साल का 1 लाख रुपया सालाना, यानी कि हर महीने 8,500 रुपया हम उसके बैंक में डालेंगे ताकि उसे महंगाई और बेरोजगारी का शिकार ना होना पड़े। हम आशा जो वर्कर हैं, हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, हमारी मिड डे मील बनाने वाली बहनें हैं, उनका मानदेय हम दुगना करने जा रहे हैं। युवा न्याय के तहत 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद हम भरने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियों में 15 लाख सरकारी नौकरियों पर हमारी पढ़ी लिखी बेटियों के लिए हक होगा, उनके लिए आरक्षित की जाएंगी। अग्निपथ भर्ती योजना, हम ठेके की 4 साल की अग्निपथ भर्ती योजना को रद्द करने जा रहे हैं। हम सेना की पक्की भर्ती, किसान जो हमारा सेना का न्याय है उसमें हम बहाल करने जा रहे हैं। पक्की सेना की नौकरी होगी, शहीद का दर्जा होगा। कफन में तिरंगा जो छीना है आपने, उसको अपमान किया हमारे शहीद का, उसे वापस लौटाया जाएगा। उसके परिवार को हर तरह की सुविधाएं, पेंशनें दी जाएंगी। किसान के ऊपर अगर हम बात करें, किसान न्याय हमारा वायदा है, सरकार में आते ही पहले 100 दिन में कैबिनेट में एमएसपी पे कानून लाकर पेश करके पास करके जो किसानों की मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मिले, वो हम देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपका वायदा था 2022 में आय दुगनी होगी, आय दुगनी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी, कर्ज दुगना हुआ है। हम उस किसान का एक एक पाई का, एक एक रुपए का कर्ज देश के किसान का माफ करने जा रहे हैं। 4 जून के बाद देश के किसान का कर्ज माफ होगा। जो पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, उन्हें हम बताना चाहते हैं वहीं से आएगा जहां से 16 लाख करोड़ जब आपने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया, जहां से आया था वो धन, वहीं से किसानों का धन भी आएगा। आप 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ करते हैं, हम किसान का कर्ज माफ करेंगे। हम उनसे एमएसपी पे कानून देंगे। हम उसके कृषि उपकरण, खाद, बीज, आपका जो है ट्रैक्टर, हर चीज को, कृषि में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को जीएसटी टैक्स मुक्त करने जा रहे हैं। किसान न्याय की बात हुई। श्रमिक न्याय पर आती हूं। मनरेगा में काम करने वाला श्रमिक मजदूर हो या किसी भी तरह का मजदूरी करने वाला श्रमिक मजदूर हो, उसके लिए हम 2 न्याय, 2 गारंटी देते हैं। पहली गारंटी कि 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन की हम कानून लाकर तय करने जा रहे हैं कि हर मजदूर को प्रतिदिन का 400 रुपया दिहाड़ी मिलेगा। दूसरा, हर श्रमिक मजदूर को 25 लाख रुपए तक का, उसे और उसके परिवार को मुफ्त इलाज का हम जो है वो खर्चा हम उठाने वाले। 25 लाख रुपए तक का पूरा खर्चा सालाना हम श्रमिकों को देने जा रहे हैं। नारी न्याय की बात हुई, श्रमिक न्याय की, किसान न्याय की, सरहद पे खड़े हमारे जवान की बात हुई। अब मैं आती हूं भागीदारी न्याय पर। गिनती करो, ये हमारा वायदा है कि हम आते ही जातिगत जनगणना करवाएंगे। इस देश में जिसकी जितनी आबादी है, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है, वो हमारी गरीब है, अमीर है, जिसका जितनी आबादी होगी देश की संपत्ति पर, देश के संसाधनों पर, देश के शिक्षण संसाधनों पर, देश के खजानों पर, हर चीज पर उसका उतना हक होगा। ये संविधान में लिखा है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप संविधान पर हमला कर रहे हैं। आपने 10 साल में आर्थिक विषमता की खाई को भरने की बजाय उसे और गहरा कर दिया है। एक तरफ आप देश के प्रधानमंत्री जी के 21 पूंजीपति मित्रों को खड़ा करिए। 21 पूंजीपति मित्रों के पास आज जितना धन है, 70 करोड़ की देश की आबादी के पास आज उतना धन है। यानी कि 70 करोड़ की आबादी अगर अपना सारा धन निकाल के सामने रखे, तो वहां पर 21 पूंजीपति आज धन को रखें, तो दोनों का धन में इनका धन 21 पूंजीपति मित्रों का ज्यादा है। ये संविधान पे हमला नहीं तो क्या है? यह आर्थिक विषमता है या नहीं है? हमारा संविधान अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता, समानता रखने की बात करता है। लेकिन आपने अमीर और गरीब की खाई को भरा है, आपने आर्थिक विषमता को पैदा किया है। संविधान पर हमला है। क्या कहता है इनका भाजपा का जुमला पत्र? 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैंने अपनी सभाओं में पूछा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या संभव है? देश को यह सोचना होगा।
क्या देश के अंदर हमारी पंचायतों के चुनाव होते हैं, हमारे नगर निगम मेयरों के चुनाव देश भर में होते हैं, देश की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, देश की लोकसभाओं के चुनाव होते हैं। 90 करोड़ की जनता मतदान करती है। आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता से पूछ रही हूं, क्या यह संभव है एक देश एक चुनाव, 90 करोड़ की जनता पूरा चुनाव एक बार में, एक दिन में कर दे? अगर संभव होता प्रधानमंत्री मोदी जी, तो लोकसभा का ही चुनाव 7 चरणों में नहीं, एक चरण में करके दिखा देते, जो 2 महीने से चल रहा है। एक ही चुनाव एक चरण में करके दिखाते। लेकिन संभव यह है कि लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 90 करोड़ की जनता, सारा चुनाव नहीं हो सकता। हम भी ये कह रहे हैं नहीं होगा। अगर 400 सीटें आई, संविधान बदला जाएगा और चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र के अधिकारों को छीन लिया जाएगा। फरमान आएगा, 400 सीटें अगर दे दी, संविधान को बदला जाएगा कि जब तक प्रधानमंत्री जी हैं, जब तक संघ आरएसएस है, तब तक देश में चुनाव की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है। और आज लड़ाई, मैं फिर कह रही हूं, एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में है। ये लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी के बीच में है। जो हमारे पूर्व न्यायाधीशों ने पत्र भी लिखा है, वो राहुल गांधी किया है कि मोदी जी के साथ आप जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि 2 उम्मीदवार होते हैं, वो मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज पूर्व न्यायाधीश ने ये मांग की कि मुद्दों पर चर्चा करिए। कब तक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र भैंस खोल के ले जाएंगे, सोना बेच देंगे? घबराए हुए डरे हुए प्रधानमंत्री जी मुद्दों से भटका रहे हैं। आप लोगों के खाने पीने पर, पहनावे पर, भाषा पर, संस्कृति पर आप हमला करके इस देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। सो ये जो चुनाव है 2024 का, एनडीए वर्सेस इंडिया है। ये चुनाव मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस के जो हमारे कहे कांग्रेस के नेता, भारत जोड़ो यात्रा 10,000 किलोमीटर की उत्तर से दक्षिण तक चुनाव अगर एक नेता लड़ रहा है, केरला के वायनाड से लेकर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक नेता उत्तर से दक्षिण तक, जिसकी हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं दिखा पाए कि जाते दक्षिण में एक जगह चुनाव आप भी लड़ते। सुषमा स्वराज जी नेता विपक्ष थी, हिम्मत दिखाई, कर्नाटका के बेल्लारी में गई, सोनिया गांधी जी के साथ सामने चुनाव लड़ी। सोनिया गांधी जी बेल्लारी से भी जीतती हैं और रायबरेली अमेठी से भी उन्होंने चुनाव रायबरेली से जीता। आज आप प्रधानमंत्री जी चुनौती को स्वीकार करते, लेकिन सच्चाई ये है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ और उत्तर भारत में भाजपा हाफ होने जा रही है। ये सच हो चुका है। नारा था मोदी जी आपका, भाजपा का, कांग्रेस मुक्त भारत। तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। आप 10 साल में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत आप नहीं कर पाए। लेकिन आज सच्चाई यह है कि लोगों ने मिलकर आपको दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है। कर्नाटका में आपके डबल इंजन की सरकार थी, आपको बर्खास्त कर दिया वहां से। और आज चौथे चरण का मतदान, 96 सीटों पर देश का चुनाव इस समय मतदान हो रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सारी सीटों पर आज मतदान पूरा हो जाएगा। और आज महाराष्ट्र की भी लगभग 11 सीटों पर मतदान समय चल रहा है। मैं मीडिया के लोगों से कहूंगी, लोगों को अपील करना चाहूंगी, 96 सीटों पर चौथे चरण का चुनाव इस समय हो रहा है। निकलिए अपने घरों से बाहर, अपना एक वोट, एक मतदान आप अपना देश के संविधान को बचाने के लिए समर्पित करना होगा। आपका एक वोट देश के लोकतंत्र को समर्पित करने के लिए जो है वो आपका होना चाहिए। क्योंकि ये चुनाव दोबारा दोहराकर अपनी बात को खत्म करूं उससे पहले, नारी न्याय के तहत मोदी का परिवार, मोदी जी ने हर ट्विटर पर, सोशल मीडिया में लिखवाया कि मोदी का परिवार, आज हम मोदी का परिवार मीडिया के सामने लेकर आए हैं और चाहेंगे कि इस मोदी के परिवार को आप जूम करके इन चेहरों और नाम को आप दिखाइए। ये है मोदी का परिवार। इस मोदी जी के परिवार में मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना केंद्र में आपको दिख रहे हैं। अगर आप फोटो को जूम करेंगे, जिस शख्स का प्रधानमंत्री जी ने हाथ ऊपर उठाया हुआ है कर्नाटक के हासन से, इस प्रज्वल रेवन्ना के लिए मोदी जी आपने वोट मांगा या नहीं मांगा? ये कहा या नहीं कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को आपका वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट होगा? प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट को एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी आपको ताकत देगा, लेकिन हमारी बेटियों का क्या होगा? प्रज्वल रेवन्ना की बात हो, पोस्टर के अंदर HD रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना के पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले बाप और बेटे के ऊपर दर्ज है।
1000 बेटियों के साथ 5 साल तक बलात्कार किए, उनके वीडियो बनाए, उन्हें जो है इन्होंने ब्लैकमेल किया। जब कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया, एचडी रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना के पिता पूर्व मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए, जेल भेज दिए गए हैं, कार्रवाई हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सच है या नहीं कि आपने प्रज्वल रेवन्ना को देश छोड़कर भागने में मदद की? हाँ या नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप प्रज्वल रेवन्ना पर अभी तक खामोश क्यों हैं? अभी पता लगा आप मुंबई आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं मुंबई की धरती से आपसे मांग करते हैं, प्रज्वल रेवन्ना पर अपनी चुप्पी तोड़िए, 2 शब्द बोलिए, भरोसा दिलाइए कर्नाटक और देश की हमारी मां बहन बेटियों को जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है कि आप प्रज्वल रेवन्ना को देश वापस लाकर कर्नाटक की सरकार को सौंपेंगे। लेकिन अभी तक आप चुप हैं, आप खामोश हैं। आपकी चुप्पी प्रधानमंत्री जी, भाजपा नेताओं की चुप्पी इस अब गंभीर आरोपों में घिरे अपराधी का समर्थन कर रही है। हमने मांग की है प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को जर्मनी की सरकार से तुरंत बात करके प्रज्वल रेवन्ना को देश वापस लाने की मांग ही नहीं, कार्रवाई कर देनी चाहिए, ताकि समय रहते प्रज्वल रेवन्ना पर जो हमारी एसआईटी है वो कार्रवाई कर सके। ये है इनकी चाल, चरित्र और चेहरा, ये है मोदी जी आपका परिवार, और ये है मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना। ब्रजभूषण शरण उत्तर प्रदेश से भाजपा के सांसद, साक्षी मलिक ओलंपिक में भारत के नाम पहली बार अगर पहलवानी में स्वर्ण पदक कोई लाकर हमें गर्व महसूस कराने वाली बेटी का नाम है साक्षी मलिक, और उसके अपराधी का नाम है भाजपा का सांसद ब्रजभूषण शरण। अमित शाह जी, आपने एडी चोटी का जोर लगा दिया, दिल्ली पुलिस ने हिम्मत नहीं की, साक्षी मलिक की एफआईआर नहीं ली गई। ब्रजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब दिल्ली पुलिस हरकत में आई और ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर होती है। हम आंदोलन करते हैं, चार्जशीट होती है, ब्रजभूषण की टिकट कट गई। ये हमारी और बेटियों की जीत है। लेकिन परिवारवाद की बात करते हैं ना प्रधानमंत्री जी, देश को बताइए कि आपने जब ब्रजभूषण शरण की टिकट काटी तो टिकट किसको दी? भाजपा के कार्यकर्ता को दी? नहीं, ब्रजभूषण शरण के बेटे को चुनाव में उतारते हैं। और परिवारवाद पर आप बात करते हैं। संदीप सिंह हरियाणा में भाजपा के मंत्री हैं, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे, एफआईआर दर्ज है। लेकिन हरियाणा का मंत्री, हरियाणा की सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, एफआईआर हो गई, हरियाणा की सरकार गिरफ्तार नहीं कर पा रही, दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से भाजपा के विधायक, राम दुलारे भाजपा के विधायक, दोनों नाबालिग बेटियों के बलात्कार के दोषी करार दिए गए। लेकिन लड़ाई को 8 और 10 साल लग गए, क्योंकि भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार बचाती रही। लेकिन दोनों को उम्र कैद की सजा हुई है। फिर केंद्र में थोड़ा सा पोस्टर, माफी चाहूंगी, छोटा है, इसमें अगेन पहले मास रेपिस्ट के साथ प्रधानमंत्री जी, और यहां पर भी सामूहिक बलात्कारी मास रेपिस्ट के साथ प्रधानमंत्री जी और देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। ये पोस्टर मैं मीडिया के लोगों को जरूर दूंगी, ताकि जूम करके एक एक चेहरा, उनके नाम, उन पे लगे गंभीर आरोप, पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से ये पोस्टर देश भर में हमने जारी किया है और आज आपके समक्ष भी रख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूछिएगा कि सच है या नहीं कि आप जहां से चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनते हैं, वाराणसी, उसमें BHU विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली IIT की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले आपकी पार्टी के IT सेल के नेता निकले, जिनके साथ आपकी तस्वीरें हैं। सामूहिक बलात्कारी हैं ये, जिनके साथ आपकी तस्वीरें हैं। इन्हें आप बचाते रहे, आंदोलन करना पड़ा, तब ये पकड़ में आता है। लेकिन ये जर्मनी बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव में व्यस्त है, नारा है बेटी बचाओ का, और असली इनके चाल, चरित्र, चेहरे ये हैं। प्रधानमंत्री जी मुंबई आएंगे, लेकिन माँ से मुंबई, माँ से मणिपुर। अभी आज की अखबार मैंने पढ़ी सुबह की सारी, मणिपुर की खबर मुंबई में भी छपी है। क्यों? क्योंकि मणिपुर इसी देश का अभिन्न अंग है। इसी देश के एक ही राज्य के 2 समुदाय आपस में कम से कम साल हो गया, यही समय मई का था, 1 साल हो गया, 2 समुदाय लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर हिंसा हो रही है, सेना के हथियार छीने जा रहे हैं और लगातार वह लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रचार प्रसार किया, असम के गुवाहाटी में रोड शो किया, लेकिन बगल में ही लगा हुआ जलते हुए मणिपुर में नहीं गए आप। सो आज इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, प्रधानमंत्री जी, हमें मालूम है आपके पास सत्ता है, पुलिस प्रशासन आपका है, लेकिन महिला कांग्रेस की दोनों मेरी अध्यक्ष, संध्या सवालाखी जी महाराष्ट्र महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और मुंबई की,
अनिशा जी बैठी है महिला कांग्रेस की, आज हमारी इसके बाद एक मीटिंग भी है और सभाएं भी है। मोदी जी, हम आपका घेराव करेंगे, हम आपको काले झंडे दिखाने वाले हैं, हम आपको मुंबई की धरती में घेरने वाले हैं। तब तक घेरेंगे जब तक आपकी चुप्पी प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर नहीं टूटती है। जब तक आप मुंबई से ये ऐलान नहीं करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर आप जर्मनी की सरकार को लिखकर इस मास रेपिस्ट को, रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। ये सारे बलात्कारी एक बलात्कारी, लेकिन यहां पर एक ने 1000 गरीब परिवार की बेटियां जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन के लिए जाती थी, माएँ, उनके साथ बलात्कार बाप और बेटे ने किया है। सो प्रधानमंत्री मोदी जी, हम आपको काले झंडे दिखाएंगे, हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। जो सरकार बेटियों को न्याय ना दिला सके वो सरकार मुर्दाबाद होनी चाहिए। उस सरकार का जाना इस देश की बेटियों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हम करेंगे आपका घेराव, इसका ऐलान कर रही हूँ। पुलिस प्रशासन जितना जोर लगाना चाहे, जितनी धाराएं, जितनी FIR, जितने जेल भरना चाहे आप भर लीजिएगा। हम आपको मुंबई महाराष्ट्र की इस पवित्र धरती पर घेरने जा रहे हैं। धन्यवाद। स्पेसिफिकली बताइए, 15 और 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जी मुंबई में आ रहे हैं, किस तरह से महिला कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जाएगा, क्या आपकी विरोध की स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने जैसे बताया 15 और 17 को आ रहे हैं। आज इसी को लेकर हमारी लगातार बैठक है। हमारी राज्य कार्यकारिणी की पूरी पदाधिकारियां, अधिकारी पहुंच चुके हैं। मेरी अभी बैठक लगातार चलेगी। हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हम इसका ऐलान मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। कोई चोरी छुपे चीज़ें नहीं है, खुलकर है। प्रधानमंत्री जी, मांग एक ही है, चुप्पी तोड़ो। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, एक मांग है। दूसरी मांग हमारी है, प्रज्वल रेवन्ना को, बलात्कारी को गिरफ्तार करो, देश वापस लाओ। तीसरी मांग है, बेटियों के साथ न्याय करो। विरोध प्रदर्शन बिल्कुल होगा, हमें नहीं मालूम है। किस तरह से विरोध प्रदर्शन? हम काले झंडे लेकर प्रधानमंत्री जी की जहां रैली होगी, जहां रोड शो होगा, हम वहां पर उन्हें मजबूर करेंगे कि आप कुछ भी कहें, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, खाने पर कमेंट, कुछ भी डर दिखाए, लेकिन आपको प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट, जिसके लिए आपने वोट मांगा है, आपको ऐलान करना होगा कि आप उसे देश वापस लाकर कर्नाटक की सरकार को सौंपेंगे ताकि बेटियों के साथ न्याय हो। हम धरना करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, उनकी सभाओं तक पहुंचने की कोशिश होगी, उनके रोड शो में हम जाएंगे। मोदी मोदी बहुत हो गया, अब बेटियां मोदी मोदी के साथ, मोदी जी न्याय करो, ये मांग कर रही है, ये उन तक कानों तक पहुंचाएंगे और हम किसी भी स्तर पर जाएंगे। इसी को लेकर आज हमारी प्लानिंग एक मीटिंग है। सोनिया गांधी जी का एक वीडियो रिलीज हुआ है, ट्वीट हुआ है, थोड़ी देर नहीं हो गई ये ट्वीट करने के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा दक्षिण भारत का हिस्सा जो है वहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। महाराष्ट्र में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, एक ही चरण बचा हुआ है। तो ऐसे में ये ट्वीट जारी करने में, जो कि आपने पहले ही जो अपना जाहिरनामा होता है वो तो आपने पहले मैनिफेस्टो वो तो पहले ही जाहिर हो चुका था। तो सोनिया जी जिनके तरफ देश देखता है, देश की औरतें देखते हैं, उनका ये वीडियो जारी करने में थोड़ी देर नहीं? देखिए, मैं आपको फिर कहूँगी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी भी रायबरेली से आज दूसरे राज्यों में गई हुई हैं, हम भी जा रहे हैं। हम उन्हीं का, सोनिया गांधी जी का संदेश लेकर ही जा रहे हैं। हमारी पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, सबसे वरिष्ठ हमारी पैट्रन है, हमारी मार्गदर्शक हैं। हम उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं के संदेशों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक एक वीडियो की बात है, आपको मालूम है थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से, 78 उम्र है उनकी, फिर भी वो सक्रिय हैं। पूरे तेलंगाना में गई, प्रचार किया, सरकार हमारी बनी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंगें हमारी लगातार वो आ रही हैं, हमारी स्क्रीनिंग मीटिंगें चली, 300 से ऊपर उम्मीदवारों का चयन श्रीमती सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 80 साल में हैं, फिर भी देखिए किस तरीके से देश को बांधकर मुद्दों पर बात करने का काम कर रहे हैं। पूरा पार्टी एक है। हमें मालूम है सोनिया जी बहुत जब तक सक्रिय रही, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की, क्या था वो अपना उनका नारा, अच्छे दिन का नारा उन्हीं का था, हाँ नहीं, अच्छे दिन का नारा तो मोदी जी का था, उनका शाइनिंग इंडिया वाला नारा था। तो सोनिया गांधी जी ने मोर्चा संभाला था और 10 साल मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उनके अध्यक्ष होते हुए हमारी सरकार बनी। मनरेगा जैसी काम योजनाएं लाना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड जैसी योजनाएं लाना, है ना, तो इन सब का फायदा देश को मिल रहा है। राइट फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें आज, है ना, सब चीज़ों का लाभ मिल रहा है। उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद है हम सबके साथ। आप महिला सचिव की बात करें, मुंबई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड, क्योंकि
महिला बिल्कुल। कैंडिडेट है। ऐसे में मुंबई के सब कांग्रेस नेता उनके खिलाफ खड़े हुए थे, बाकायदा खत लिखा गया था केंद्र को। ऐसे में आप किस तरह से वर्षा गायकवाड़ जी के साथ खड़ी रहेंगी बतौर महिला? देखिए, मैं फिर कहूँगी, महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्षा जी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और कल मैंने सभा कहाँ पर की हम लोगों ने? कल रात को मरोल पाइपलाइन, वहाँ पर हमने सभा की। कम से कम ही 5-7 हज़ार लोग थे जिस सभा को मैंने संबोधित किया, और उस मंच पे वर्षा जी भी पहुंची हैं। मैं 2 दिन से लगातार मुंबई के दौरे कर रही हूँ। पूरी पार्टी एक है। रमेश चन्नितला जी हमारे प्रभारी है, महासचिव, देखा आपके बीच में संगठन के साथ लगातार बैठक मीटिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई भी पार्टी के भीतर मन मुटाव है। जब तक टिकटें नहीं होती, पार्टी में स्वाभाविक एक लोकतंत्र होता है, हर एक को अपनी बात करने का हक और अधिकार होता है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का होता है। सो जो भी पार्टी ने फैसला किया है वो सबको स्वीकार है, और सब एकजुट होकर पूरी ताकत से, मुझे पूरा विश्वास है वर्षा जी सांसद बनने जा रही हैं, और दिल्ली में इंडिया अलायंस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाजपा 400 नहीं 200 सीटों से नीचे निपटने वाली है। धन्यवाद। 2019 में कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी, आपको लगता है इस बार सीटों में इजाफा होगा? और जिस तरह से आप महाराष्ट्र में आपने कहा कि बहुत सारी दौराएं की हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिस तरह से हमें भाषण कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में, आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि 2-2.5 साल में आपकी तस्वीर बहुत बदली, बस वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहा है वो चरण का चुनाव में। आपको लगता है इसका असर पड़ेगा जनता पर, और वोटिंग परसेंटेज आपको लगता है उम्मीद है कि हमारे पक्ष में होंगे? देखिए, वोट प्रतिशत घटने का मतलब क्या होता है कि मतदाता निराश हो चुका है। सत्ता के 10 साल से मतदाता निराश हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज से वो परेशान है, निराश होकर घर बैठ गया, वोट नहीं कर रहा। तो वो जो वोट नहीं करने निकला, वो किससे हताश निराश है? सत्ता से। तो नुकसान किसका होगा? सत्ता का नुकसान होगा। और ये भी दिखाता है कि भाजपा का कार्यकर्ता जिस दम से 2014 और 19 में निकला था, उसी दम से भाजपा का कार्यकर्ता 24 में नहीं निकला है। इसलिए अपने मत, अपने कोर वोटर, जहां उनके गढ़ माने जाते थे, वहां वोट प्रतिशत बहुत गिरा है। और इंडिया अलायंस, मैं फिर आपको कह रही हूं, पूरी तरह से एकजुट है। आज कश्मीर में चुनाव हो रहा है, एक सीट के ऊपर 370 पर वोट मांगा जा रहा है। मैं देश में, मैंने कहा ना, 27 राज्यों से आई हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आदम कद के पोस्टर के साथ 370 पर वोट मांगा जा रहा है। आज देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी, कश्मीर में 370 हटाया, वोट मांग रहे हैं देश में, कश्मीर में वोट मांगने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई आपने? कश्मीर में 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारा भाजपा ने, डरकर भाग गई कश्मीर से। और आज कश्मीर की एक सीट पर भी चुनाव है, वहां पर भाजपा का उम्मीदवार नहीं है, और देश में 370 पर मतदान मांगते हैं। तो स्वाभाविक है भाजपा को भारी नुकसान होने जा रहा है, और जो भारी नुकसान भाजपा को होगा, इंडिया समूह एकजुट है, वो सारा लाभ, सारी सीटें, फॉर एग्जांपल मैं आपको कर्नाटका बता रही हूँ, भाजपा बहुत अधिक सीटें लेकर गई थी, वहाँ पर हमारी बहुत कम सीटें आई थी। इस बार कर्नाटका में हम आधे से अधिक, 50% से अधिक सीटें हमें मिल रही हैं। तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं थी, 17 सीटें थी, हमारे 3 सांसद हैं वहाँ पर, लेकिन इस बार हम 12 से 13 सांसद सीधा तेलंगाना में जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार बन गई। जो वायदे, जो गारंटी दी थी, वो वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी। और मैं महिलाओं से लगातार 3 दिन तेलंगाना के दौरे पर रही हूँ, मिलकर आई हूँ। तो यहाँ से हमारी सीटें, तमिलनाडु पूरी की पूरी 39 तमिलनाडु की और 1 पौंडीचेरी, 40 की 40 सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। केरला की 20 की 20, पिछली बार 19 जीती थी हमने, मोदी की लहर थी 19 में, फिर भी हमने वहां 19 जीती, और इस बार हम केरला में 20 की 20 जीतने जा रहे हैं। कर्नाटका में हम आधे से भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। यही हमारा दूसरे राज्यों में, और अगर उत्तर भारत की तरफ आप बढ़ेंगे, हिमाचल में तस्वीर बदलने वाली है। मैं आपको बता रही हूँ, कश्मीर, जम्मू पूरा मैं होकर आई हूँ। मैं यहाँ बैठकर बात नहीं कर रही हूँ आपसे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 25 की 25 इनकी थी, गुजरात 25 की 25 इनकी थी। और इस बार 10 साल का इनका जो एंटी इनकम्बेंसी, इतना गुस्सा है कि स्वाभाविक है इनका नंबर कम हो रहा है, और हमारा लगातार बढ़ने जा रहा है। और बहुमत की तरफ इंडिया अलायंस बढ़कर जुड़ेगा भारत, जुड़ रहा है भारत, और जीतेगा इंडिया के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को विश्वास है, हाथ बदलेगा हालात, इस नारे के साथ हम बढ़े हैं। हाथ बदलेगा हालात, और हालात बदल रहे हैं, लोगों के मूड बदल रहे हैं। मोदी जी पूरी तरह हार रहे हैं। बेहतर होगा 75 साल में, जैसे रमेश चन्नितला जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप 75 साल, इस 17 सितंबर 2024 को 75 पूरे हो जाएंगे। बेहतर होगा कि आप राजनीति से संन्यास ले जाएं, और जो 75% इस देश की आबादी, 40-35 साल की बेरोजगार, आपने 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, उन्हें आप आगे आने का मौका दें, ताकि वो संभालें कमान, और आप पेंशन लीजिए
आराम कीजिए, बेहतर होगा। 10 साल आपको दिए और आपने देश को गड्ढे में डाला है। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार।